हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट्स पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस। देखो, डायमेंशन पढ़ने के पहले हम लोग एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड फाइनमैन। तो रिचर्ड फाइनमैन, ठीक है। रिचर्ड फाइनमैन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने फिजिक्स के वर्ल्ड में बहुत ही कुछ किया है। बट बेसिकली अगर आपको फिजिक्स समझना है कि हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो रिचर्ड फाइनमैन ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था चेस का। ठीक है। उन्होंने बोला, अगर आप लोग चेस खेलते हो तो बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, नहीं भी खेलते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर हमें चेस के पीसेस कैसे मूव करते हैं ये नहीं पता, तो हम लोग कोई भी चेस गेम को देख के कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है। बट अगर कोई प्लेयर है जिसको अगर चेस के मूव्स मतलब कोई भी पीसेस कैसे मूव कर रहे हैं वो पता हो, और कोई एक बहुत बड़ा वर्ल्ड चैंपियन है, उसने कोई मूव चला, तो हो सकता है कि दो आई नो कि हाउ द पीसेस आर मूविंग, हमें पता है कि पीसेस कैसे मूव कर रहे हैं, बट स्टिल शायद मैं ये ना कैलकुलेट कर पाऊं कि उन्होंने जो मूव चला वो कैसे चला। सेम इज लाइक फिजिक्स। अगर हम लोग फिजिक्स के फिजिकल वर्ल्ड के क्वांटिटीज को समझ लेते हैं तो हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प होगा। बट हो सकता है कि नेचर में कुछ एक ऐसा फिनोमेना हो जाए जो इंस्टेंटली हम लोग ना समझ पाए कि ऐसा नेचर में क्यों हुआ। बट एज आई नो कि अगर मुझे पीसेस कैसे मूव करते हैं वो पता होगा, तो टाइम लगेगा बट हम लोग चैंपियंस के भी मूव को रीड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर नेचर में कुछ भी लेट्स से कि कुछ भी इवेंट होता है, तो इंस्टेंटली शायद हम लोग ना समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ, बट धीरे धीरे पीसेस को जोड़ जोड़ के हम उस तक भी पहुंच सकते हैं। तो रिचर्ड फाइनमैन ने इस चेस गेम को फिजिक्स वर्ल्ड से बहुत अच्छा कंपेयर किया था। इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्स को समझने के लिए, यूनिवर्स में जो भी इवेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको रिलेट करने के लिए और इवन प्रेडिक्ट करने के लिए कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है। हमने ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है, राइट। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशंस भी होगा। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इट्स बेसिकली अ क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। किससे मेजर कर सकते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, उस चीज को हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है। एक्चुअली लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं, लॉज ऑफ वर्ल्ड, विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। जो इस वर्ल्ड का कोई भी लॉ को एक्सप्लेन कर सके और जिसको हम लोग मेजर कर सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखो, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो काइंड ऑफ क्विक रिवीजन है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होगा, उसका कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका यूनिट। ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पास कोई भी नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और उसका कोई यूनिट होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई वैल्यू हो और उसका यूनिट हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी ले लूं, पावर। ठीक है। तो पावर अगर मैं बोलूं 5 वॉट, तो 5 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू एन, और वॉट हो गया हमारा यूनिट। ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को ये पता हो, क्या आप लोग बता सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके याद करें कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं याद है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरीके की होती है। एक होता है फंडामेंटल। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपने मन में एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है। हमारा होता है फंडामेंटल, फिर दूसरा आता है हमारा डिराइव्ड, और तीसरा हमारा आता है क्या? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग मोस्टली डिराइव्ड के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री पढ़ रखा है। सप्लीमेंट्री में एंगल और सॉलिड एंगल आता है, बेसिकली रेडियन और स्टेरेडियन की बात होती है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिराइव्ड के बारे में। ठीक है। बट पहले डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। ठीक है। कोई भी डायमेंशन क्या है? तो देखो, डायमेंशन हमें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
वो व्हाट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने डायमेंशंस में है, ठीक है, कितने डायरेक्शन, मतलब डायमेंशन को एज ऑफ नो डायरेक्शन समझ सकते हो तुम लोग। तो डायमेंशन, वन सेकेंड, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन में जैसे कहने का मतलब कोई भी लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या हमारे पास लेंथ आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है, वो क्या होता है एल। लेकिन अगर मैं एरिया कह दूं, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का भी कौन सा, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी एल, ब्रेथ भी तो फिजिकल क्वांटिटी विच इज नथिंग बट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2। L2 कहने का मतलब पावर ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका पावर 2 है, मतलब दो दो डायरेक्शन में लेंथ है, ठीक है। अगर मैं वैसे ही वॉल्यूम कर दूं, तो एक डायरेक्शन में भी लेंथ, दूसरे डायरेक्शन में भी लेंथ, और तीसरे डायरेक्शन में भी लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेट्स से कि ये हम लोग क्यूबॉइड के लिए कर रहे हैं, तो लेंथ का भी डायमेंशन क्या, लेंथ, ब्रेथ का भी डायमेंशन लेंथ, एंड हाइट का भी डायमेंशन लेंथ। तो ये हो जाएगा एल क्यूब, कहने का मतलब थ्री डिफरेंट डायमेंशंस में लेंथ है, ठीक है। होपफुली बेसिक आपको डायमेंशन का समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चीज को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग डायमेंशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस आर दी power to which power to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of quantity, derived unit और क्वांटिटी, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर फिर से समझते हैं, ये क्या है, ये पावर है। टू किसके पावर है, फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल यूनिट और कुछ पावर होना चाहिए, यहाँ पे पावर आएगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स का पावर है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये एक्सप्रेस क्या करता है, ये डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करता है या डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें, तो डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स याद है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके खुद से लिखने का, ठीक है। पहला फंडामेंटल क्या होता है, लेंथ। मैं एक बार सारे फंडामेंटल यूनिट्स को लिख दे रहा हूं। तो बच्चों ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, इनका सबसे पहले हम लोग डायमेंशन समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायमेंशन पर है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कोई भी डायमेंशन को हम लोग ना ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन होता है। लेंथ के लिए हम लोग एल यूज करेंगे। अगर कोई भी मास एज अ डायमेंशन यूज करना है, तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है। टाइम के लिए टी हो जाएगा। अब देखो, टाइम भी टी से है और टेम्परेचर भी टी से है, बट टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन ऐसा यूनिट होता है, इसीलिए इसका के यूज कर लेंगे। नहीं तो कहीं कहीं आप लोग बहुत जगह इसके लिए ऐसा थीटा एंगल भी देख लेते हो। थीटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या एंगल हमारा फंडामेंटल यूनिट है, नहीं, एंगल हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल के लिए कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है यूनिट, तो ए यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, तो इसको हम लोग मोल लिखते हैं, कैपिटल एम ओ एल, मोल, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ रहे हो। और लास्ट है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, जिसके लिए कैंडेला इज द ऐसा यूनिट, तो हम लोग सी यूज करेंगे। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस हैं जो आपको याद रखना होगा। देखो बहुत ही ईजी है, लेंथ मास टाइम तो एल एम टी ही हो गया।
टेम्परेचर के लिए के फॉर केल्विन, यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, तो मोल का मोल इटसेल्फ। एंड लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का सी। ठीक है, अब हम लोग कुछ डायमेंशंस को देखते हैं कि हम लोग डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं और डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, डिराइव डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरिया। देखो, अगर आप लोग यूनिट जानते हो, ठीक है, एरिया क्या होता है? तो एरिया अगर कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैं कह सकता हूँ एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इन जनरल, या लेंथ इनटू लेंथ, या साइड इनटू साइड, या ए इनटू ए। बेसिकली दोनों ही तो डायमेंशंस लेंथ का ही होता है, साइड लेंथ बोलो या ब्रेथ बोलो, साइड इनटू साइड बोलो। ठीक है, तो दोनों ही डायमेंशंस लेंथ का होता है, तो लेंथ इनटू लेंथ। तो बेसिकली जो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? L2। इसको एल स्क्वेयर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग L2 बोलेंगे। ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैं और देखूं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला अभी फिलहाल लिख दे रहा हूँ। बट देखो, लेंथ का क्या डायमेंशन होगा? लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो एक तरह से लेंथ ही है, तो ब्रेथ का डायमेंशन क्या है? लेंथ। और हाइट का डायमेंशन भी लेंथ। तो ये हो जाएगा L3। एल क्यूब नहीं बोलेंगे, L3, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग समझ रहे होगे तो देखो डेंसिटी, ये सारे डिराइव्ड है। ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग अभी तक तो सभी लेंथ से ही बने थे, बट अभी तक सब कुछ किसी ना किसी से बना होगा। डेंसिटी क्या होता है गाइस? देखो, डेंसिटी का अगर यूनिट की बात करें, अच्छा मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख दे रहा हूँ। यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो मीटर क्या होता है? लेंथ, तो लेंथ क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है? अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, मैं दो सभी लिखूंगा, एक्चुअली मुझे, मैं यहाँ से सब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी क्या का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास, तो हो जाएगा m, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है? ये हो गया m, और वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाता है एल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? इसको हम लोग लिख सकते हैं m, और ये एल क्यूब जब ऊपर जाता है तो l का पावर -3, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml-3। ठीक है, क्लियर है? देखो, जनरली कोई भी डायमेंशन लिखते हैं ना तो उसको हम लोग MLT में रिप्रेजेंट करते हैं। MLT बहुत कॉमन है, जनरली सभी को MLT में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं एरिया का लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? MLT। ठीक है, बट अब बोलोगे मास तो है ही नहीं सर, तो मास 0, एल कितना? 2, और टाइम कितना? 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एल क्यूब है तो इसको भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? MLT। ये तीन डायमेंशन जनरली हम लोग सभी में लिखते हैं। मास नहीं है तो 0, लेंथ है तो 3, टाइम नहीं है तो 0। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? M1। देखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। M1L-3, एंड T कितना हो जाएगा? है ही नहीं तो 0। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लेट्स से वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज मीटर पर सेकेंड। अब या तो यूनिट से डायमेंशन बनाओ या तो फॉर्मूला से डायमेंशन बनाओ। मीटर मतलब लेंथ, और पर सेकेंड मतलब टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मास तो है ही नहीं 0, L1T-1। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी है डायमेंशन, बहुत आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। आप लोग खुद से ट्राई करो एक्सेलरेशन का बनाने का, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या होता है गाइस? फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा ट्रायंगल वेलोसिटी, ट्रायंगल फिजिक्स में ये जो ट्रायंगल लिखते हैं इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम।
अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी जब चेंज करेगा तब भी तो उसका डायमेंशन वेलोसिटी का ही रहेगा। मतलब पहले उसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब उसका स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूंगा कितना चेंज हुआ, हाउ मच इज द चेंज। तो चेंज 3 से 2 हुआ, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। तो चेंज का भी तो यूनिट वही रहेगा ना जो वेलोसिटी का यूनिट है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो उसी तरीके से चेंज का डायमेंशन वही रहेगा जो फॉर्मूला का डायमेंशन है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डायमेंशन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी का भी डायमेंशन वही रहेगा जो कि फॉर्मूला का रहेगा। जैसे यूनिट, यूनिट भी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मीटर, और टाइम का चेंज क्या होगा, सेकंड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर का मतलब लेंथ और टाइम, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी का क्या हो जाता है, देखो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो यूनिट से डायरेक्ट कर लो, नहीं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो जाएगा क्या, सेकेंड। तो एम से मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, और सेकेंड स्क्वायर मतलब t2, ठीक है। तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा m0 L1 t-2, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट करेंगे गाइस। जितना ज़्यादा आप डायमेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना स्ट्रांग आप फील करोगे, उतना स्ट्रांग आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने फिजिक्स में यूज़ किए मैं सारे का कराऊंगा, और एटलीस्ट क्लास में तो बहुत सारे करा ही दूंगा, बट बहुत सारा एज अ स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करना, ठीक है। जितना ज़्यादा घर पे ट्राई करोगे उतना मज़ा भी आएगा और उतना स्ट्रांग चैप्टर भी होगा। देखो यहाँ से ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन अगर आप लोग याद कर लोगे तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। स्पेशली फोर्स, देखो फोर्स एक ऐसा चीज है ना जो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में आते ही रहता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। बोलोगे सर न्यूटन से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या तो आप स्टैंडर्ड यूनिट याद कर लो, ऐसा यूनिट, और नहीं तो फिर जो कि मतलब फोर्स का तो न्यूटन होता है, बट इसको हम लोग केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं है तो हम लोग मास, मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा m1। और एक्सेलरेशन, जस्ट हमने ऊपर एक्सेलरेशन का सॉल्व किया है, एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन हो जाएगा, L t-2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मिला दें तो हमारा डायमेंशन हो जाता है MLT-2, ठीक है। ये याद करना होगा। वीडियो को पॉज करो, 4 से 5 बार अपने मन में बोलो MLT-2, ये आज के क्लास में या आने वाले कोई भी क्लास में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हमेशा याद रखना फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, बिल्कुल फिक्स है, इसको लर्न करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी लर्न करोगे उतना इजी ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ और याद करने होंगे गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स के बाद जैसे मोमेंटम, मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई करना। मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन m, और वेलोसिटी का डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है मीटर पर सेकेंड, सो L t-1। तो दोनों कंबाइन होके क्या आंसर आ जाएगा, MLT-1, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, एथ में वर्क। वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, दोनों का सेम ही होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों को फोर्स का पता है, डिस्प्लेसमेंट का पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता है, तो अब फटाफट निकाल दोगे। मैंने क्या बोला था, फोर्स का याद होना चाहिए MLT-2। तो फोर्स का फटाक सा लिख लेंगे, जहां भी देखेंगे फोर्स MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो भी तो डिस्टेंस है, तो L। तो ये कंबाइन होके क्या हो जाएगा, ML2T-2, ओके।
नेक्स्ट पावर। पावर का कैसे निकालते हैं? पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको अगर वर्क का भी याद करना होगा, ये भी याद कर लेना। ये दो तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज इनसे ही बनते हैं। तो वर्क का है ml2t-2 और फोर्स का है ml1t-2। ठीक है, तो दोनों में बस एक लेंथ का ही डिफरेंस है। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क का डायमेंशन हो जाता है ml2t-2, और उसमें हमें टाइम मतलब t डिवाइड करना है। ये ऊपर जाके -3 बना देगा, तो डायमेंशन हो जाएगा ml2t-3। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखो, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है, दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। अगर हमें एनर्जी को कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, उसी को हम लोग वर्क कहते हैं। ठीक है, तो जब भी वर्क हमें एनर्जी हमें निकालना होगा, तो हम उसको वर्क के थ्रू ही निकाल सकते हैं। फिजिक्स में एनर्जी निकालने के मेथड को हम लोग बेसिकली वर्क कहते हैं। तो जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी स्पेंड होगा। ठीक है, बेसिक हमारे पास डेफिनेशन भी एनर्जी का होता है कि इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना वर्क कर सकते हो उतना एनर्जी स्पेंड होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं गाइस। यहाँ तक होपफुली सबने कॉपी कर लियो, अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके सारा कॉपी करो, खुद से बनाने का ट्राई करो। जितना ज़्यादा खुद से बनाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना समझ में भी आएगा। चलो, नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। देखो, बेसिकली ना ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में पढ़ने हैं। यस, 2 इयर्स मतलब पूरे 11th और 12th में पढ़ने हैं। और अगर आप उनका एज अ फॉर्मूला शीट भी आप उसको रेडी कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका डायमेंशन तो रेडी हो ही रहा है, बट साथ साथ आपका एक फॉर्मूला शीट भी रेडी हो जा रहा है, जिसमें आपको सारे टर्म्स के फॉर्मूला एक साथ मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करना इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना, एटलीस्ट सारे फॉर्मूलाज को साथ में रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इम्पल्स क्या होता है गाइस? तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, देखो बेसिकली इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। सडन चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा, क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब जितना जल्दी मोमेंटम चेंज करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा पी का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स, जिसको फोर्स इंटू डेल्टा टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फोर्स का तो डायमेंशन आपने याद कर रखा है, क्या होता है? ml t-2। चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? t। तो ये क्या हो जाएगा? ml2t-2। अब बोलोगे सर, अगर डायरेक्टली मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है, तो हम लोग सीधा सीधा इम्पल्स का डायमेंशन वो क्यों नहीं लिख दे रहे जो कि मोमेंटम का होता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। मोमेंटम भी हमारा क्या होता है? मोमेंटम का भी, ओह सॉरी, यहाँ पे L1 होगा, ml1t-2। ठीक है, हाँ, मोमेंटम का भी जो डायमेंशन ml1t-2 होता है, अगर आप लोग यहाँ देखोगे, मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम इज ml1t-1। तो इसीलिए इम्पल्स भी क्या आया? ml1t-1, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम दोनों सिमिलर चीज है, बट इम्पल्स बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा चेंज को कहते हैं। सडन से, अचानक से मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जाए उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। देखो, कभी भी दो तरह का मोशन होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, जब चीजें सीधा मूव करती हैं, और एक होता है रोटेशनल मोशन, जब चीजें सर्कुलर
या रोटेट करती हैं। तो जो भी वर्ड एंगुलर है उसका मतलब मूवमेंट हमारा सर्कुलर है, स्ट्रेट मूवमेंट नहीं है। ठीक है। तो अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगा जब चीजें गोल गोल घूम रही हो, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, रोटेशनल मोशन में घूम रही हो, तब के लिए। ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा हो। अगर इसका रिलेशन देखा जाएगा इस तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर वेलोसिटी को वी से। और इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है। v इज इक्वल, जहां पे r इज द रेडियस, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका क्या रेडियस है उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो देखो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन तो उसमें क्लियर होगा। ये एक्चुअली ये टॉपिक तो आपको जब मोशन आप पढ़ रहे हो तभी क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो यहां से ओमेगा का क्या आंसर आता है, ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाता है, v अपॉन आर। तो यहां से हमें पता है ओमेगा क्या है, वेलोसिटी अपॉन आर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। और आर मतलब रेडियस, रेडियस भी तो लेंथ ही है, तो ये भी एल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां से ये हमारा एल और ये हमारा एल कैंसिल आउट, या वन माइनस वन कर दो तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली इसका डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन है टी माइनस वन। ठीक है। जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है टी माइनस वन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ट्वेल्थ वन, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टाइम मतलब सीधा सीधा एम नहीं है, एल नहीं है, और टी कितना है, माइनस वन है। होपफुली सबको समझ में आ रहा हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक अगर आ गए हो तो क्लियर होना चाहिए। थर्टींथ वन क्या है, थर्टींथ वन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है। देखो न, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार। अब यहाँ से यहाँ तक अगर एक सेकंड है तो एक सेकंड में एक, दो, तीन बार वाइब्रेट किया तो 3 हर्ट्ज हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने जैसे बताया था कि पीरियोडिक या गोल गोल घूमे तभी होता है। ठीक है। तो मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, एक सेकंड में अगर तीन सर्कल लगा ले रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। किसी भी, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी होगा, इस कोई भी पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो उसके लिए भी ये होता है। ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टू पाई एफ। अच्छा, टू तो कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। सिमिलरली पाई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वही डायमेंशन होगा जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा। एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है कि एम नहीं, एल नहीं, टी माइनस। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है। चलो चलो, तो फुली बच्चों अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसका आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। देखो डायमेंशन क्या सिर्फ एम एल टी में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं। जो भी हमारा फंडामेंटल डायमेंशन था या फंडामेंटल यूनिट था जो कि 7 होते हैं, वो 7 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डायमेंशन में मास, लेंथ, टाइम के अलावा टेम्परेचर के भी आ सकता है, के या थीटा जो भी बोलो। कैंडेला भी आ सकता है, मोल भी आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स कुछ भी हमारा उसमें आ सकता है। ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। एम्पियर, हाँ एम्पियर भी आ सकते हैं। मतलब ये सारे कुछ भी 7 है यहाँ पे, ऑल 7 डायमेंशन में से कोई भी डायमेंशन आ सकता है। मैक्सिमम टाइम्स एमएलटी में ही जाता है, बट कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या कुछ ऐसे फॉर्मूला जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारा टेम्परेचर और मोल आ सकता है। ठीक है।
अगर हम लोग स्पेस साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें कैंडेला आ सकता है। अगर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे तो उसमें एम्पियर्स भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर हम लोग मोशन वाला चैप्टर जो अभी बेसिकली देख रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज हमने उसका ही किया है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स एमएलटी में ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये सब चीज़ें समझ रहे हो। मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज का सेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है एक बार खुद से लिख लेना, रीड कर लेना, ठीक है। और एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लेना, एटलीस्ट फॉर्मूला सारे आपके पास रहेंगे तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूलाज है, इनको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यस, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और या तो नोट्स में डायरेक्टली लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा कि नोट्स में डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशंस को और कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।